Hello friends. So today we are discuss about section 25 of हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो कि डील्स करता है परमानेंट मेंटेनेंस और अलेमनी से। ओके गाइस, सो पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट किया था जो कि डील करता था इंटरिम मेंटेनेंस से और टेम्परेरी मेंटेनेंस से। परमानेंट मेंटेनेंस और टेम्परेरी मेंटेनेंस में इतना सा फ़र्क होता है कि जो इंटरिम मेंटेनेंस होती है वो जो केस है उसके चलने ड्यूरेशन ऑफ द केस उसकी जब तक वो केस चल रहा है तब तक मिलती है। और परमानेंट मेंटेनेंस होती है आफ्टर द केस, आफ्टर डिसाइडिंग द केस जो भी मेंटेनेंस उसको दी जाती है बाय द कोर्ट वो परमानेंट मेंटेनेंस होती है। जो भी कोर्ट ऑर्डर करेगी कि हाँ आपको इतने पैसे पर मंथ अपनी वाइफ या हस्बैंड को देने होंगे आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। जब एक पर्सन हार जाता है, जब एक पर्सन जीत जाता है, तब आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट तब ये मेंटेनेंस दी जाती है। लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो ड्यूरिंग द केस दी जाती है। इन दोनों में ये डिफरेंस मीनिंग है कि एक तो जब इंटरिम मेंटेनेंस में ड्यूरिंग द कोर्ट मेंटेनेंस दी जाती है, परमानेंट मेंटेनेंस में आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट मेंटेनेंस दी जाती है। मेंटेनेंस का मीनिंग मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि ये ऐसी मनी होती है जो कि लॉ द्वारा रिक्वायर्ड होती है टू पेड वन स्पाउस। जो लॉ कहता है कि एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस को देना पड़ेगी पैसे, ओके, फ्रॉम द इनकम, अपनी इनकम से उसे सपोर्ट करने के लिए। ओके गाइस, कुछ मनी दी जाती है वन स्पाउस टू अदर स्पाउस फ्रॉम द इनकम। ओके, सो उसको मेंटेनेंस कहते हैं। इसमें आता है व्हेन वी कैन फाइल फॉर मेंटेनेंस इन सेक्शन 25। हम कब इसमें मेंटेनेंस के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। इन द इंटरिम मेंटेनेंस हम कब कर सकते थे, हम ड्यूरिंग द केस कर सकते थे। जब तक केस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इंटरिम मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते थे। लेकिन इसमें हम तभी क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री, जब कोई कोर्ट डिसीज़न दे रही होगी तब हम इसके लिए फ़ाइल कर सकते हैं। और आफ्टर पासिंग द एनी डिक्री, जब कोर्ट ने डिसीज़न दे दिया है और उसके बाद। ओके गाइस, सो आगे है परमानेंट मेंटेनेंस इस मैटर ऑफ राइट नोट द कोर्ट डिस्क्रिशन। जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो दे भी सकती है, वो नहीं दे सकती। लेकिन जो परमानेंट मेंटेनेंस है आफ्टर द डिसीज़न जब केस ख़त्म हो जाएगा तब ये राइट बनता है, ये राइट है पर्सन्स का कि वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करेंगे और उनको मेंटेनेंस मिलेगी ही मिलेगी, चाहे थोड़ी मिले चाहे ज़्यादा मिले। लेकिन जब टेम्परेरी मेंटेनेंस की बात की जाती है, ड्यूरिंग द केस की बात की जाती है, तब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो दे भी सकती है और नहीं दे सकती। लेकिन परमानेंट मेंटेनेंस में उसको देनी ही पड़ेगी मेंटेनेंस। ओके गाइस, ये राइट है। नो मेंटेनेंस टू द एप्लीकेशन स्पाउस इफ द स्पाउस सेम एज ए प्रीवियस, कि जब किसी स्पाउस के पास सफिशेंट इनकम ऑफ सोर्स है तब उसको मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। ओके गाइस, आगे है प्रोसीडिंग इंक्लूड्स सेम, कौन सी डिक्री के बाद कौन सी प्रोसीडिंग्स के डिसीज़न के बाद ये मेंटेनेंस हम ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 10 रेस्टिट्यूशन, सेक्शन 9 नलिटी ऑफ मैरिज, सेक्शन 11 एंड 12 एंड डिवोर्स सेक्शन 13। इनके बाद हम मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए कौन क्लेम कर सकता है इन द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 24 और एज वेल एज सेक्शन 25 वाइफ और हस्बैंड बोथ। और आगे है मॉडिफिकेशन। जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती, लेकिन ये मेंटेनेंस मॉडिफाई हो सकती है क्योंकि ये परमानेंट होती है, इसके बाद कोई भी केस नहीं चलेगा। ओके गाइस, सो इसीलिए इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। मॉडिफाई कौन कर सकता है, मॉडिफाई एट एनी टाइम मेकिंग द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, ये कोर्ट करेगी। ये कोर्ट के पास पावर है कि वो जिस कोर्ट ने डिसीज़न दिया गया होगा वो ही कोर्ट ये मेंटेनेंस को मॉडिफाई भी कर सकती है। और आफ्टर द डिसीज़न, एक बार जैसे कि कोर्ट ने कह दिया कि आप इतनी मेंटेनेंस दोगे और उसके कुछ समय बाद कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए कि कुछ ऐसे रीज़न आ गए कि जिसकी वजह से
कि वो मेंटेनेंस को क्या ख़त्म करना पड़ेगा कोर्ट को, वो ख़त्म कर सकती है। एक बार मेंटेनेंस दे दी और उसके बाद वो ख़त्म भी कर सकती है, कोर्ट के पास पावर है। अगर वो दूसरा पर्सन जो मेंटेनेंस दे रहा है, अगर उसको कुछ ऐसा रीज़न लगता है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं देनी चाहिए अब, तो वो कोर्ट में फ़ाइल कर सकता है मॉडिफिकेशन के लिए। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ दिस इज़ ए रीज़नेबल रीज़न, तो फिर वो मेंटेनेंस ख़त्म भी कर सकती है। और वो कौन से रीज़न है? फर्स्ट रीज़न है रीमैरिज ऑफ क्लेमेंट। अगर जो क्लेमेंट है, अगर जिसको मेंटेनेंस दी जा रही थी बाय द कोर्ट, जिसको कोर्ट ने कहा था कि आप उसको मेंटेनेंस दोगे, अगर उसकी रीमैरिज हो जाती है, फिर से वो शादी कर लेती है, आफ्टर द डिवोर्स फिर से वो शादी कर लेती है, तब ये मेंटेनेंस जो है वो देनी बंद हो जाएगी। तब वो कोर्ट मॉडिफाई कर देगी और मेंटेनेंस उसकी ख़त्म कर देगी। ओके गाइस, और इसमें एक और रीज़न है कि अगर कोई पर्सन जो मेंटेनेंस ले रहा था, अगर वो किसी और पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है आउटसाइड द वेडलॉक, अपनी वेडिंग से बाहर जाकर किसी अनदर पर्सन से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तब भी उसकी मेंटेनेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कोर्ट के पास पावर है कि वो ख़त्म कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। और आगे है हु कैन अप्लाई फॉर मेंटेनेंस, हस्बैंड और वाइफ बोथ, वेयर कैन फाइल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में की जा सकती है। और ये मेंटेनेंस देते वक्त क्या क्या चीज़ें डिसाइड होंगी, सेम एज इट इज़ इंटरिम मेंटेनेंस में। उसकी इनकम डिसाइड होगी, एप्लीकेंट की इनकम, जो केस फाइल कर रहा है उसकी इनकम, और जिसके खिलाफ केस फाइल कर रहा है उसकी इनकम, और ऐसी रीज़नेबल अमाउंट डिसाइड की जाएगी जो रिस्पोंडेंट है वो दे सके। ओके गाइस, आई होप आपको परमानेंट मेंटेनेंस का भी समझ लग गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, गो टू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।